देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही। देश में कोरोना का आंकड़ा अब 2 लाख को पार कर गया है। 24 घंटे की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर दिन केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। वहीं सिस्टम इलाज के मामले में दम तोड़ता नजर आ रहा है। नए केस 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा देखिए 1000 से भी ज्यादा। और दिल्ली और मुंबई, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वायरस लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है। 1 घंटे तक हम आपको दिल्ली समेत शहर शहर का हाल भी बताएंगे। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स होंगे, हम जानेंगे हर शहर का हाल, हर इलाके की जानकारी आपको देंगे। ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हेल्थ सिस्टम काम कर रहा है और मामले कितने और क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी और अहम खबर जो दिल्ली से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी दोनों के बीच बैठक चल रही है और जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है। कुछ इस तरह के संकेत मिल पा रहे हैं। और साथ ही साथ दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा ऐलान हो। दिल्ली की रिपोर्ट देखिए। इंतजाम अधूरे साबित हो रहे हैं। आंकड़ों का अंबार लग रहा है। दिल्ली कोरोना की लहर के आगे बेबस, लाचार और बेदम नजर आ रही है। कोरोना ने दिल्ली का क्या हाल कर रखा है, ये आप खुद देख लीजिए। एक दिन में सबसे ज्यादा 17,282 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 104 लोगों की मौत। 30 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। अब तक की सबसे तेज संक्रमण दर 15.92%। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि मुंबई कहीं दूर छूट गई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में दिल्ली से तकरीबन 2 गुना नए केस आए हैं। मौतों का आंकड़ा तकरीबन 2 गुना ही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17,282 नए केस आए, जबकि मुंबई में 9,925 केस आए। 24 घंटे में दिल्ली में 104 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई में 54 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता। कोरोना ने दिल्ली की इस बार जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। जिस तेजी से कोरोना के केस देश भर में दोगुने हो रहे हैं, दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। अगर कोरोना की यही चाल रही तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने का भी खतरा है। दिल्ली को जल्द से जल्द हालात बदलने वाले कदमों की जरूरत है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो इसीलिए इंतजार कीजिए बस कुछ ही क्षणों का, क्योंकि खबर ये आ रही है कि ठीक 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और हो सकता है कि सख्ती का ऐलान दिल्ली में कर दिया जाए। तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हर राज्य, हर शहर से, और आपको बताएंगे हाल क्या है वहां पर। मेरे साथ कुमार कुणाल दिल्ली से रहेंगे, विद्या मुंबई से मेरे साथ है, कुमार अभिषेक लखनऊ का हाल बताएंगे क्योंकि हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। जयपुर के हालात के लिए शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार कुणाल, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा? अब हालात इससे कम पर नहीं सुधरने वाले? देखिए, विकल्प कम बचा है। विकल्प इसलिए कम बचा है कि जिस तरीके से रफ्तार है कोरोना की और जिस तरीके से नए मामले आ रहे हैं 17,282, और इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी आज से कुछ दिन पहले कि इतने ज्यादा मामले आएंगे। तो अब विकल्प बहुत कम है, क्योंकि आप बेड किसी भी लेवल तक नहीं बढ़ा सकते। एक स्तर है जहां तक आप बेड की संख्या बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसीलिए जो अहम मीटिंग है चल रही है उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में, उससे कुछ कड़े और अहम फैसले निकलने की उम्मीद है। हो सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया जाए, जो कि कम से कम 2 दिनों तक एक तरीके से चेन जो रोकने का है, चेन तोड़ने की जो मुहिम है, उसमें एक कारगर तरीका साबित हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फैसले हो सकते हैं, जैसे साप्ताहिक बाजार को क्या आगे कंटिन्यू किया जाएगा और भी क्या कुछ फैसले लेंगे। तो उस पर नजर रहेगी, क्योंकि 1 बजे अरविंद केजरीवाल खुद मुखातिब होंगे, खुद बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से फैसले आने वाले दिनों में लेगी सरकार और लोगों को अमल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि सख्त फैसलों की जरूरत है। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है विद्या, सख्त फैसले तो मुंबई और महाराष्ट्र में भी लिए गए हैं, लेकिन उसका हाल और उसका असर कितना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप ही सड़कों पर है। सुबह मुस्तफा की रिपोर्ट भी हम देख रहे थे। विद्या,
जी बिल्कुल नवजोत, लेकिन आंकड़े अगर आप देखें तो थोड़े से कम जरूर हुए हैं। वीकेंड का जो लॉकडाउन था उससे काफी कुछ असर पड़ा था, जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं, जैसे अगर आप मुंबई में ही देख लीजिए, तकरीबन 10,000 11,000 मामले रोज नए आ रहे थे। लेकिन वीकेंड पे हमने देखा, वीकेंड के बाद जैसे ही नए मामलों का आंकड़ा जब आया तो वो थोड़ा कम था। मौतें जरूर ज्यादा बढ़ गई हैं। आपके पास सख्ती कितनी है और आप कह रहे हैं कि आंकड़े थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जरा नजर एक डाल लेते हैं कि आखिर मुंबई का हाल क्या है, फिर मैं विद्या आपके पास लौटती हूँ। बाजार बंद, मॉल बंद, थिएटर बंद, जिम बंद, धार्मिक स्थल बंद, सड़कों पर आवाजाही बंद। करीब 9 महीने बाद महाराष्ट्र में फिर वही हालात बन गए जैसे लॉकडाउन के दौरान थे। बुधवार रात 8 बजे से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पाबंदियों का नया दौर शुरू हो गया, जो अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा। उद्धव सरकार ने इसे लॉकडाउन की वजह ब्रेक द चेन का नाम दिया है, लेकिन बात करीब करीब वही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,952 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। राजधानी मुंबई में नए केस 9,925 हैं और मौतें 54 हैं। पाबंदियों के नए दौर को लागू करवाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस की है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र पुलिस के 36,728 जवान संक्रमित हो चुके हैं। 10,304 जवान क्वारंटीन में हैं, जबकि अभी तक कुल 373 जवान कोरोना के चलते दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस अपील कर रही है कि लोग खुद भी अपना ख्याल रखें। कम से कम जिन्हें कहा जाए, ऐसे जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका आप कृपा करके पालन करें। महाराष्ट्र में हालात कतई ठीक नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 15 दिनों की पाबंदी के बाद कोरोना संक्रमण की चेन वाकई में टूटे और जिंदगी पटरी पर लौटे। मुंबई से सौरभ बक्तानिया, पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। चेन को ब्रेक करना है विद्या, और क्या चेन ब्रेक होती नजर आ रही है इन पाबंदियों से? जी देखिए, 2 चीजें हैं नवजोत। जैसा आपने कहा कि सबसे पहले जो पुलिस की जो सख्ती है, जो 2 लॉकडाउन हमने देखा था पिछले बार का और इस बार का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इस बार सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। पुलिस किसी को डंडे नहीं मार रहे हैं, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा है। लोग अगर फिर भी घर से निकल रहे हैं, उन्हें समझा बुझा के या तो वापस भेज दिया जाता है या फिर उन्हें कह दिया जाता है कि भाई अगर आपको इतनी ही ज्यादा इमरजेंसी है तो जाइए, अपने रिस्क पर जाइए। लेकिन बहुत जिस तरह से हमने सख्ती देखी थी लास्ट टाइम, वो नहीं है। इसकी वजह से एक चीज जरूर है कि लोग अभी भी घरों के बाहर निकल रहे हैं। मैं जहाँ इस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको यहीं पर दिखा दूं, अगर आप देखिए यहीं पे ये लोग यहाँ पर इस तरह से अभी भी घूम रहे हैं, जो कि पिछली बार बिल्कुल कतई नहीं दिख रहे थे। आराम से लोग यहाँ पर बाहर घूम के देख रहे हैं। उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि फिलहाल क्योंकि छुट्टी है, लॉकडाउन है, अंदर रह नहीं सकते, इसलिए वो बाहर हैं। तो जो सख्ती जो हमने लास्ट टाइम देखी थी वो इस बार नहीं देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि लोग अभी भी अपने ही अंदाज में लोग सरकार की बात न मानते हुए घूम रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सख्ती सरकार की तरफ से, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग इस लॉकडाउन और सख्ती को ले रहे हैं। इस बीच यूपी का हाल हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बेहद खराब यूपी का हाल है। खासतौर पर लखनऊ से कुमार अभिषेक मेरे साथ हैं, वहां की रिपोर्ट लेके। उससे पहले कुमार कुणाल, 1 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली वाले किस बात की उम्मीद करें? सख्त फैसलों की उम्मीद करें। अगर हम एक लाइन में कहें तो ये सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो स्थिति है वो अब ढुलमुल रवैये से, कुछ काम चलाऊ तरीके से फैसले लेने का नहीं है, कुछ सख्त फैसलों का समय है। और इसीलिए जो 2 मुख्य प्रशासक हैं दिल्ली के को लेकर के, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, दोनों साथ बैठ करके फैसला कर रहे हैं ताकि उसमें तालमेल भी बेहतर तरीके से बना रहे। आपको बताएं कि दिल्ली में जो पुलिस है वो उपराज्यपाल के अंदर में काम करती है, तो जो भी फैसला लेना होगा उस पर अमल करने का दारोमदार पुलिस को होगा। इसीलिए उपराज्यपाल की मौजूदगी बैठक में है। मैं साथ ही साथ वो केंद्र के भी नुमाइंदे हैं, तो केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। तो दिल्ली सरकार और केंद्र मिलकर के कुछ सख्त फैसला ले सकती है, जिसकी घोषणा
केजरीवाल करेंगे 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन निश्चित तौर पर वीकेंड लॉकडाउन की बात आ रही है, वो भी किया जाएगा ऐसा लगता है, या फिर बाजारों में और भी ज्यादा सख्ती की जाएगी, जहां पर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पर नियंत्रण किया जाएगा। ये तमाम फैसले पाइपलाइन में है, उसको लागू किया जा सकता है। लेकिन जो बात विद्या भी कर रही थी कि क्या पब्लिक पर छोड़ा जाएगा इसके अमल का जिम्मा, अगर छोड़ा जाएगा तो फिर वहां पर लापरवाही होगी, कोताही होगी, तब मुश्किल आती है। तो कितनी सख्ती, कितनी नरमी, इसका कैसे तालमेल बैठे, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी एक चीज सख्त फैसला, लेकिन कितना, उसके लिए इंतजार हम करेंगे। कुमार कुणाल मेरे साथ है, कुमार अभिषेक भी लखनऊ से हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले जरा हालात हम आपको उत्तर प्रदेश के दिखा देते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन दम तोड़ रहे हैं, और अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों में भी जगह कम पड़ रही है। शमशान बने शहर की ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर पहले शायद ही किसी ने देखी है। 1-2 नहीं, कम से कम 2 दर्जन चिताएं एक साथ दहक रही हैं। कोरोना के कहर का ये भयानक चेहरा दिखा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां बैकुंठ घाट में चिताओं के लिए जगह कम पड़ गई। ये वीडियो शमशान के दूसरी तरफ मौजूद बस्ती में एक मकान की छत से बनाया गया है। आज ही लखनऊ से एक और बेचैन कर देने वाली तस्वीर आई। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग पिता को लेकर एक परिवार पूरे शहर में भटकता रहा, लेकिन किसी अस्पताल में दाखिला नहीं मिला और इसी हाल में उन्हें वापस घर ले जाना पड़ा। ये तमाम तस्वीरें यूपी में कोरोना के कहर की हकीकत हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हुए हैं, जबकि 68 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। सिर्फ लखनऊ में 24 घंटे में 5,433 मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में बचाव पक्ष से लेकर टेस्टिंग से लेकर और इलाज तक हर कदम के ऊपर, हर स्तर पर हम पूरी सतर्कता के साथ निगाह बनाए हुए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए उमड़ी भीड़ बता रही है कि सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। इस तरह की अजीब अजीब चीजें जो सरकार जिस तरह के रूल्स बना रही है, जिससे लोगों पर और भी एक्चुअली दुगना आक्रमण है। ऐसे हालात में आज यूपी के 18 जिलों में पंचायत चुनाव की वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों में उमड़ने वाली भीड़ वायरस को कहां-कहां फैलाएगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हालात क्या हैं? आंकड़े बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार हम सुबह से इसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि हालात सुधरेंगे कैसे, और ऐसे में वहां पर पंचायत चुनाव भी चल रहा है। कुमार अभिषेक। बिल्कुल नवजोत, आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री संक्रमित हैं, उनकी टीम 11 के कई सीनियर IAS अधिकारी संक्रमित हैं, ज्यादातर अस्पतालों के बड़े डॉक्टर संक्रमित हैं, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और लोग भटक रहे हैं। हम इस वक्त हजरतगंज में है। पहले आपको हजरतगंज की तस्वीर दिखा दें, क्योंकि कोई लॉकडाउन तो नहीं हुआ है, लेकिन ये सेल्फ इम्पोज्ड एक तरीके का कर्फ्यू आपको दिखाई देगा। जिस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने कल से देखी हैं, चाहे वो बैकुंठ धाम घाट से आपको तस्वीरें मिल रही हैं, लोगों को डरा रही हैं। और हजरतगंज में एक तरीके का ये सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन आपको दिखाई देगा। दुकानें बंद हैं क्योंकि यहाँ के व्यापार मंडल ने फैसला किया है कि वो अगले 1 हफ्ते तक दुकानों को बंद रखेंगे। सिर्फ हजरतगंज नहीं, जो अमीनाबाद है लखनऊ का, वो सबसे बड़ा मार्केट, उसे बंद करने का फैसला व्यापारियों का है। आलमबाग का मार्केट बंद है। तो मैं इस चीज को इसलिए दिखा रहा हूं और जिक्र कर रहा हूं कि लोगों की यह दहशत है और लोगों ने, व्यापारियों ने इसे खुद बंद करके रखा हुआ है। आपको शहर में जरूर चहलकदमी, गाड़ियां दिखाई देंगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस वक्त सरकार की तरफ से लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं है। सरकार ने जरूर नाइट कर्फ्यू लगाया है और नाइट कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन आंकड़ों में कोई कमी नहीं है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और 20,000 का पार कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नवजोत, यूपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लखनऊ में तो हालात बेहद खराब हैं। टेस्टिंग से लेकर बिस्तर तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ के शमशान घाट में चिताओं का अंबार है। एक साथ इतने दाह संस्कार देखकर किसका दिल न दहल जाए, किसके होश न उड़ जाएं। पूरा लखनऊ शहर इस खौफ और दहशत में है। कोरोना की तेज होती रफ्तार ने पूरे शहर को जैसे बेदम कर दिया है।
रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों का टोटा हो गया है। दवाई और इलाज के अभाव में लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि टेस्टिंग के लाले पड़ रहे हैं। सिविल अस्पताल से लोहिया अस्पताल तक हर टेस्टिंग सेंटर पर लोगों की बेतहाशा भीड़ है। पूरे इंतजाम एक बड़ी चुनौती के साथ सामने आ रही है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लाइनें लोगों की लगी है जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन काउंटर्स की कमी और जिस तरीके से लंबी वेटिंग यहां पर हो रही है वो एक बड़ी समस्या के तौर पे लोगों के सामने है। काउंटर खोलने चाहिए जब इतनी लंबी भीड़ है। एक कोई मरीज आ रहा है उसको कम से कम 3 घंटे। इस समय काउंटर यहाँ पे चल रहे हैं? केवल 2 काउंटर चल रहे हैं और यहाँ पे ये पूरे स्टाफ आधे हैं। लखनऊ में संक्रमण कितनी तेजी से पांव पसार रहा है ये आंकड़े बता देते हैं। लखनऊ समेत यूपी के 4 शहरों में 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए केस का हाल देखिए। लखनऊ 5,433 केस, प्रयागराज 1,702 केस, कानपुर 1,221 केस, वाराणसी 1,585 केस। लखनऊ ही क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के विस्फोट से त्राही है। 12 अप्रैल 13,604 केस, 72 मौतें। 13 अप्रैल 17,963 केस, 85 मौतें। 14 अप्रैल 20,510 केस और 68 मौतें। कोरोना के आंकड़ों में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए केस में महाराष्ट्र के बाद यूपी अब दूसरे नंबर पर आ गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उनके कई अफसर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन लखनऊ के सिविल अस्पताल का हाल देख लीजिए। लोग कोविड टेस्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ही ख्याल नहीं है। मुंह पर मास्क जरूर है, लेकिन शारीरिक दूरी कहीं नजर नहीं आ रही। बहुत चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में जब पहली लहर आई थी तब से अब तक काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ये दूसरी लहर, ये वैश्विक महामारी की जो दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में आई है, ये वास्तव में हम सबके लिए चिंतनीय है और हम इसे पूरी शिद्दत के साथ इससे निपटने में जुटे हैं। हालांकि इसके लिए लोगों की भी अपनी मजबूरियां हैं। टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि कम स्टाफ की वजह से टेस्टिंग में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सैंपल देने के 4 दिन बाद भी वो रिपोर्ट का इंतजार ही कर रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको अस्पतालों की एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कोविड से निपटने के उपाय पर सवाल खड़े कर रही है। किसी अस्पताल में बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। एम्बुलेंस में चीखते इस कोरोना मरीज की पूरी कहानी आप सुने, उससे पहले आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का राज्य में ऑक्सीजन को लेकर दावा सुनिए। ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्योंकि बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी। 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई। 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं। तो मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के संपर्क में कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। रायसेन जिले में एक अस्पताल के बाहर मरीज चीख रहा है, लेकिन अस्पताल उसे भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। नहीं कर रहा हमारे पास पहले इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि लेके आओ, अभी हम लेके आए। कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो आप बदल रहे हैं कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात किसी से छिपी नहीं है। अस्पताल के कर्मचारी ही ऑक्सीजन की किल्लत से मौत की बात स्वीकार कर रहे हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। सर कितने सिलेंडरों की डिमांड? पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं। सर 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है।
कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह एक, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और एक यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में। तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। अपन जाते हैं, आते हैं, भर के लाते हैं, तब तक पेशेंट निपट जाता है। नौबत ये आ चुकी है कि अब अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से पहले उसके रिश्तेदारों से एक अंडरटेकिंग भी ले रहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी से उनके मरीज की मौत हो गई तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हालात अलग नहीं है। यहाँ अस्पतालों ने तीमारदारों के कंधों पर ही ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी लाती है। आज से 4 दिन पहले भी ऑक्सीजन खत्म हो गया था और आज फिर ऑक्सीजन की दिक्कत आ चुकी है यहाँ पे। कौन भर्ती है आपका? यहाँ पे बड़े पापा भर्ती है। क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले कि आपके पेशेंट की छुट्टी करा सकते हो आप। उस समय बोला था, अभी नहीं बोला। और मैंने सर से पूछा छुट्टी जी ऑक्सीजन की आपकी अपनी व्यवस्था कर लीजिए। हमको पहले भी बताया गया है कि अभी 2 घंटे के लिए है, फिर इसके बाद आप मतलब देखिए क्या करते हैं। सब उसी के लिए परेशान है। ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सब अच्छा रहेगा। दुर्भाग्य देखिए, जिन लोगों के पास ऑक्सीजन है उन्हें जमीन पर लेटकर इलाज करवाना पड़ रहा है। ये उज्जैन का कोविड सेंटर है, जहां कोरोना मरीजों का इलाज जमीन और कुर्सी पर बैठाकर किया जा रहा है। शर्मा, भोपाल, आज तक। तो लगातार मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, और आपको बताएं कि देश में फिलहाल 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं कोरोना के मामले। सख्तियां लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में देखिए 24 घंटे में 2,739 नए मामले, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये डरा भी रहा है। 24 घंटे में 1038 लोगों की जान जा चुकी है। ये हालात हैं फिलहाल देश में। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ रहेंगे, कुमार कुणाल, क्योंकि आज बहुत अहम दिल्ली के लिए फैसला हो सकता है। क्या वीकेंड लॉकडाउन होगा या नहीं? अहम बैठक चल रही है। 1 बजे अरविंद केजरीवाल मुखातिब होंगे प्रेस से, चलेंगे उनके पास। विद्या मेरे साथ रहेंगी, कुमार अभिषेक लखनऊ का हाल, सत्येंद्र चौहान रहेंगे और साथ ही साथ जयपुर से मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का हाल सबसे पहले देख लीजिए, किस तरीके से सरकारी सिस्टम तैयार है कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए। इन चीखों को सुनने वाला कौन है? सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन अस्पताल एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न बेड है न ऑक्सीजन। अस्पताल के बाहर मरीज तड़प रहे हैं, एक एक सांस पर आफत है। मरीज हाथ पैर पटक रहे हैं, लेकिन ये एक मरीज का हाल नहीं है। इन्हें सिस्टम सांसें क्या देगा, उसकी तो खुद सांसें उखड़ चुकी हैं। पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के एक अस्पताल का हाल है, वो भी कहीं ज्यादा दूर नहीं, राजधानी भोपाल के बगल में। अस्पताल खुद बता रहे हैं कि जिन एम्बुलेंस से मरीज को लाते थे, अब ऑक्सीजन के सिलेंडर ढो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 267 मीट्रिक टन कर दी है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई 2 गुनी कर दी है। लेकिन डिमांड इससे भी 2 गुना ज्यादा है, इसलिए संकट तो होगा ही। गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। शमशान घाट में वेटिंग लग गई लाशों की, और मेरा मुख्यमंत्री आज भी झूठ बोलता है। मध्य प्रदेश की सांसों पर ये संकट इसलिए है क्योंकि गुजरात से ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावटें आ गईं। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन नजरें अब दिल्ली पर। क्या वीकेंड लॉकडाउन होगा और सख्तियां क्या कुछ होंगी? एलजी और अरविंद केजरीवाल दोनों के बीच अहम बैठक चल रही है और इस बैठक पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई। सीधा चलेंगे, कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 1 बजे दिल्ली वाले किस नए और बड़े फैसले की उम्मीद कुमार कुणाल कर सकते हैं? देखिए, आज गुरुवार है और 2 दिन का वक्त है वीकेंड में। हो सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाए जाए और उसके लिए तैयारियां आज से शुरू कर दी जाएं। उसकी जो रूपरेखा होगी, क्या कुछ होगा, उसके क्या नियम होंगे, ये तमाम घोषणाएं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा 1 बजे का, क्योंकि तब जो भी मीटिंग में होगा, क्योंकि ये भी जो मीटिंग है वो कोई
एक दूसरे से मिलकर बैठक नहीं हो रही है, वर्चुअल बैठक हो रही है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, और वर्चुअल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उसमें भी जो जानकारी देंगे सब कुछ वर्चुअल होगा। ये कोविड के काल ने एक नया सिस्टम भी बना दिया है, लेकिन जो अभी तक स्थिति है, सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, बाजारों में जो आवाजाही चल रही है उस पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, उसको लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लेना है, महत्वपूर्ण फैसले को अमल में भी लाना है। ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि फैसला तो कई सारे ले लिए जाते हैं, उन फैसलों को अमल में कैसे लाया जाए जमीनी तौर पर, ताकि जो एक तरीके से आपको पता होगा कि अभी तक 10,000 से नीचे पूरे मामले चल रहे थे, अचानक 18,000 मामले, 17,000 से ज्यादा मामले पिछले 2-3 दिनों में आ गए हैं। तो ये जो लगाम नहीं लग रही है संख्या पर, उस संख्या पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि बेड चाहे आप जितने भी इंतजाम कर लें नाकाफी साबित हो रहे हैं। वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू बेड की कमी है, साथ ही साथ लोगों को हमने देखा है भटकते हुए प्लाज्मा की खोज में, वो बहुत मुश्किल आ रही है। तो ये तमाम चीजें जो है चौतरफा चुनौती है, उस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर बड़ी मीटिंग। जाहिर सी बात है नियम लागू होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सख्ती से कैसे उसको लागू करवाया जाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन इस बीच बंगाल का हाल भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार चुनाव वहां पर चल रहा है, लेकिन वहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या नेता और क्या जनता, कोरोना नियमों की सब लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसका असर आंकड़ों में अब नजर आने लगा है। बंगाल में 4 दौर के चुनाव हो चुके हैं और इतने ही अभी बाकी हैं। नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों और रोड शो के सियासी रुझान भले ही 2 मई को आएंगे, लेकिन कोरोना रुझान अभी से दिखने लगे हैं। बंगाल में बुधवार को 5,892 नए कोरोना मरीज मिले, वहीं मंगलवार को 4,817 और सोमवार को 4,511 मरीज मिले। 5 अप्रैल के बाद से बंगाल में संक्रमण की रफ्तार करीब 130% हो गई है, जो पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार से दोगुनी है। आलम ये है कि नेता और जनता कोई महफूज नहीं है। प्रचार के दौरान संक्रमित हुए मुर्शिदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक की मौत हो गई। हालांकि चुनाव की तरह ही कोरोना संक्रमण भी बंगाल में सियासी मुद्दा बन गया है। এখন আবার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। बढ़ते संक्रमण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों पर सख्ती दिखाई तो चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी पार्टियों के साथ आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें बाकी के 4 चरणों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर चर्चा होगी। कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, सख्तियां तो तमाम लगाई जा रही, लेकिन क्या वो दिख रही या नहीं दिख रही? जी हाँ, बिल्कुल सख्तियों की बात तो हो रही है, लेकिन कितना सख्तियां यहाँ पे एहतियात बरताने की जो कोशिश है वो ग्राउंड पे नहीं दिख रही है, क्योंकि हर दिन चुनावी रैलियां हो रही है, हजारों लोग इस रैली में जा रहे हैं। और सिर्फ रैलियां ही नहीं, आज पहला बोईशाख है और कल हम लोगों ने देखा कि मार्केट्स में भीड़ है, आज मंदिरों में भीड़ है और काफी सारे लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, नकाब नहीं है। तो ये सबसे बड़ा परेशानी इस वक्त है। और जैसा कि हम कह रहे थे, पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की जो कहते हैं रन कोरोना ने मारा है, छक्का मार दिया है। आज 5,892 केस हो गया है कल रात से आज तक। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 3,000 साढ़े 3,000 केस से लेके अभी 5,000 केस की तरफ बढ़ रही है पर डे कोरोना केस। और सिर्फ यही नहीं, एक उम्मीदवार की मौत हो गई है। शमशेरगंज मुर्शिदाबाद से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रेजाउल हक, उनकी आज मौत हो गई है कोलकाता के अस्पताल में। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर परिस्थिति है और इस परिस्थिति को लेकर चर्चा होगी। कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने सर्वदल बैठक बुलाया है, लेकिन सभी के जहन में अभी एक ही सवाल है कि क्या ये 8 चरणों में चुनाव जारी रहेगा या फिर जल्द से जल्द ये चुनाव खत्म ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर हमारी नजर बनी। लेकिन चंडीगढ़ और पंजाब, साथ ही साथ सत्येंद्र, हरियाणा का हाल भी बताइए। देखिए नवजोत, बता दूं, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में हालात कहीं ना कहीं पंजाब से ज्यादा चिंताजनक एकदम बनते जा रहे हैं। हरियाणा में 5,500 को कोरोना पॉजिटिव की तादाद पार कर गई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में प्रतिदिन
3000 से कम मामले नहीं आ रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो मृत्यु दर है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। फिलहाल चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ की भी तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है यहाँ पर भी लोगों की कतारें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर हालात फिलहाल जो पिछले जो लॉकडाउन था उससे बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। पिछली बार हिमाचल के पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए थे, पंजाब ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। बिल्कुल रोकूंगी आपको। इस बीच बड़ी खबर सतिन मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें, दिल्ली में लग सकता है वीकेंड लॉकडाउन, ये खबर आ रही है। फिलहाल एलजी सीएम दोनों की जो वर्चुअल बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक, वो खत्म हो चुकी है। और इस बीच खबर जो मिल पा रही सूत्रों के हवाले से, शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये बड़ी खबर, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, ये खबर मिल पा रही है। मार्केट, मॉल, जिम सब कुछ बंद। सीधा चलेंगे, कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुका है। कुणाल, अपडेट। बिल्कुल यही जो संभावना थी वो जताई जा रही थी और जो निकल करके खबर आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि करेंगे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जो जानकारी है, शुक्रवार शाम के बाद लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, यानी आज गुरुवार है, कल शाम से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और सोमवार के सुबह तक। हालांकि आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू तो अभी भी जारी है, तो शाम से तो ऐसे ही बाजार बंद हो जाते हैं, तो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा और सोमवार के सुबह तक, यानी जो मुख्य तौर पर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से सब कुछ जो भी गैर जरूरी सेवाएं हैं उनको बंद करने का फैसला लिया जा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा थोड़ी देर में, कुछ मिनटों के बाद मुख्यमंत्री खुद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन जो निकल करके आ रही है, सारे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों से लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब लोगों को कहा गया है कि आप तैयार रहें, इसको अमल में लेकर के आना है। तो ये एक बड़ी बात कुणाल, इसका मतलब सीधे तौर पर ये कहें, बिल्कुल कुणाल जल्दी से जरा समझाइए हमें इसका मतलब सीधे तौर। हालांकि अभी इंतजार करते हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जो हम समझे वो यही है कि ठीक वैसी स्थिति जैसी 2020 में थी, यानी लॉकडाउन उसी तरीके का होगा जैसे पहले लगाया गया था, या फिर यहाँ पर भी कुछ छूट दी जा सकती है अगर जरूरी सुविधाओं को छोड़ दिया जाए तो? देखिए, जरूरी सुविधाओं की तो बात बिल्कुल अलग है, उसको तो छोड़ा जाएगा, इतना निश्चित है, लेकिन कहां पर और रियायत दी जा सकती है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 2 दिनों का लॉकडाउन है, शनिवार का और रविवार का, इसीलिए बहुत ज्यादा रियायतों की बात नहीं होगी। जरूरी सेवाओं के अलावा लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दी जाए, इसकी संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं, जिस तरीके से डंडे के जोर पर क्या अंदर करवाया जाएगा, ऐसा भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखाई देगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, जिस तरीके की मुसीबत बढ़ी है, जिस तरीके से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, उसको देखते हुए ये काफी जरूरी कदम था और शायद उसकी घोषणा जल्दी ही हो जाए।